नंदगांव में रहने वाला रसिक दूध बेचने का काम किया करता था। एक रोज जब दूध बेचने के लिए वो अपनी साइकिल निकाल रहा होता है तो देखता है कि उसकी बीवी रचना दूध के डब्बे में पानी मिला रही होती है। तभी रसिक उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्या मिलावट कर रखी है? अजी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। और दूध में थोड़ा पानी मिलाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता तो मिलाना ही क्यों है? मैं ईमानदारी से दूध बेचता हूँ और मुझे अपना काम करने दो। तुम बीच में इसमें टांग मत अड़ाया करो। अरे ईमानदारी से काम कर रहे हो तभी तो अभी तक घर घर में जाकर दूध बेचना पड़ता है, वरना आज दूध की कंपनी के मालिक बन गए होते आप। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। अरे बिना मेहनत और ईमानदारी के कोई मालिक नहीं बनता। और ये सब बातें करने से अच्छा है कि जाकर गायों को चारा खिलाओ। रसिक की बातें सुनकर रचना मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है तो रसिक भी दूध बेचने निकल जाता है। रसिक के पास 5 गाय थी जिनका दूध बेचकर वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। लेकिन जितना रसिक ईमानदार था उसकी पत्नी रचना उतनी ही लालची थी। एक रोज पड़ोस में रहने वाली कजरी टोकरी लेकर रचना के आंगन में आती है। भाभी, इस टोकरी में गोबर दे देना, वो मुझे अपने खेत के लिए खाद बनानी है। एक टोकरी क्या 2 टोकरी गोबर दे दूंगी, लेकिन मुफ्त में नहीं, पैसे लगेंगे इसके। भाभी, भला गोबर के कैसे पैसे? ये तो आपकी गाय रोज ही करती है। रोज करती है तो इसी के उपले बनाकर बेचती हूँ मैं। और वैसे भी अगर गाय को चारा नहीं खिलाऊंगी तो ये गोबर कहाँ से करेगी। ठीक है भाभी, बाद में आकर दे जाऊंगी पैसे, अभी तो गोबर दे दो। ना ना, पैसे दे गोबर ले, सीधा हिसाब। रचना की बात सुनकर कजरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना गोबर लिए ही घर लौट जाती है। शाम को रसिक गाय के लिए चारा लेकर लौटता है तो सभी गाय उसके आसपास भटकने लगती है। अरे हाँ हाँ, तुम लोगों के लिए ही तो लेकर आया हूँ चारा। तभी रचना सभी को डंडे से मारकर खूंटे में बांध देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? इन जानवरों को अपनी जगह दिखा रही हूँ। चारा देखा नहीं कि मुंह खोलकर दौड़ी चली आती है। रचना, ये मत भूलो कि जिन्हें तुम जानवर समझती हो ना, उन्हीं के दूध को बेचकर घर चलता है। तभी रसिक के बच्चे भागते हुए घर आते हैं और अपनी टूटी चप्पल दिखाकर कहते हैं, बाबा, मेरी चप्पल टूट गई है, बाजार से नई दिला दो ना। हाँ बाबा, और मेरे लिए नई पेंसिल भी ले आना। हाँ हाँ, तुम्हारे बाबा तो कहीं के सेठ है ना, जो तुम्हारे कहने पर ही नई चीजें लाकर दे देंगे। तुम दोनों अंदर जाओ बच्चों। और रचना, सेठ भले ही नहीं हूं, लेकिन अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की हर कोशिश करता हूं। तभी रसिक चारा लेकर गायों को खिलाने लगता है। समय बीतता है और इसी तरह रसिक ईमानदारी से दूध बेचने का काम करता रहता है। एक रोज वो मंदिर के सामने से गुजर रहा होता है। तभी वो दर्शन करने के लिए साइकिल से उतरता है। इतने में ही एक काली गाय आकर उसके कपड़ों को चबाने लगती है। दूर हट गया। अरे, खाने की चीज नहीं है, लगता है बेचारी बहुत भूखी है। रसिक मंदिर से प्रसाद लाकर उस काली गाय को खिलाकर घर लौट आता है तो देखता है कि वही काली गाय उसके दरवाजे पर खड़ी है और उसके बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। ये गाय यहाँ कैसे पहुंची? बाबा, ये गाय बहुत प्यारी है, हम इसे भी अपने पास रख लेते हैं ना। हाँ बाबा, देखो काली होकर भी कितनी सुंदर है। हाय हाय, अरे अपने आंगन में 5 गाय बांधी है, वो क्या कम है तुम्हारे खेलने के लिए कि ये काली गाय भी रखनी है। रचना, ये गाय मुझे मंदिर में दिखी थी और अब यहाँ। लगता है इसका कोई मालिक नहीं है। बच्चे सही कह रहे हैं, हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। वैसे ही बाकी गायों की सेवा पानी में कम खर्चा आता है क्या, जो एक और गाय का बोझ उठाना है तुम्हें? पता नहीं ये दूध देती भी है या नहीं। हमेशा अपने फायदे की ही बात सोचती हो। इस बेसहारा गाय को सहारा दोगी तो क्या पता कुछ पुण्य ही मिल जाए। बच्चों के कहने पर रसिक उस काली गाय को अपने घर में रख लेता है। अगले दिन रचना उबासी लेते हुए घर के बाहर आती है तो देखती है कि काली गाय का आधा हिस्सा सोने का बन चुका है और वो सोने का गोबर दे रही है। अजी सुनिए जी, देखिए ये सब क्या हो रहा है। देखिए जी, ये कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, जादुई गाय है। सही कह रही हो रचना,
चलो चलकर देखते हैं, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। दोनों पति पत्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो गाय के पास जाते हैं और सोने के गोबर को छू कर देखते हैं। ये तो सच में सोने का है जी, ये जादुई गाय सोने का गोबर दे रही है। सच में लगता है ये गाय भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए। तभी रसिक उस काली गाय को गले से लगा लेता है। रसिक सोने के गोबर को ले जाकर दूसरे गांव में सोनार के पास बेच देता है। दोपहर के समय काली गाय का सोने का हिस्सा पहले जैसा हो जाता है। ये काली गाय तो बड़ी ही जादुई गाय है, अपने आप पहले जैसे हो गई। मैं इसका दूध निकाल कर देखती हूँ, क्या पता उसमें भी कोई जादू हो। रचना बाल्टी लेकर आती है और काली गाय का दूध निकालने लगती है। तभी गाय उसे लात मार देती है। उसी समय वहां से गुजर रहा सुखिया ये सब देख लेता है और हंसने लगता है। कैसा लगा भाभी, अपनी ही गाय की लात खाकर? जाता है या तुझे भी इसकी लात खिलवाऊं? ना ना भाभी, मैं तो चला, लेकिन एक काली गाय बड़ी चालाक मालूम पड़ती है। ये सब बड़बड़ाते हुए और हंसते हुए सुखिया वहां से चला जाता है। तो वहीं रचना फिर से काली गाय का दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गाय एक बार फिर उसे लात मारकर आगे चली जाती है। कुछ ही देर में जब रसिक घर लौटता है तो रचना उसे सारा हाल सुनाती है। अरे तुम्हारी ये काली गाय बड़ी खराब है। मैं दूध निकालने क्या गई, इसने 4 बार तो मुझे लात मार दी। वो तो इसने सुबह सोने का गोबर दिया था, वरना तो मैं इसे ही लात मारकर बाहर कर देती। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ और ये बताओ कि तुमने इसे चारा दिया कि नहीं? अरे जो गाय मुझे लात मार रही है, भला मैं उसे खाने को क्यों पूछूं? उसी समय गाय जोर से आवाज करती है तो रसिक चारा लेकर उसे सहलाते हुए खिलाने लगता है। गाय देखते ही देखते सारी गायों का चारा अकेले ही खा जाती है। हाय हाय, किस जन्म की भूखी थी ये गाय जो सारी गायों का चारा एक ही बार में खुद ही खा गई। भूखी थी तभी तो तुम्हें लात मार दी, और तुम्हें इसकी बात समझ में ही कहाँ आई। जाओ बाल्टी लेकर आओ, मैं दूध निकालता हूँ। रचना रसिक को बाल्टी लाकर देती है और रसिक प्यार से गाय को सहलाते हुए उसका दूध निकालता है। कुछ ही देर में रसिक दूध निकाल निकाल कर परेशान हो जाता है, लेकिन गाय दूध देती ही रहती है। ये देखकर रसिक रचना दोनों ही हैरान हो जाते हैं। देखो, पहले दूध नहीं दे रही थी, अब दे रही है, तो रखने के लिए बाल्टी ही कम पड़ गई। हाँ हाँ, मैं समझ गई कि जितना चारा इसने खाया है उससे दुगुना ही दूध दे रही है। अब बीतते समय के साथ उस जादुई काली गाय के सोने के गोबर और दूध को बेचकर अब रसिक गांव में अमीर लोगों में शामिल हो जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। रसिक भैया के तो दिन ही बदल गए। कहाँ पहले साइकिल पर घर घर दूध बेचते थे, और अब देखो गाड़ी में दूध लेकर जाते हैं सप्लाई करने के लिए। कह तो तू सही रहा है। मैंने सुना है कोई काली गाय आने के बाद से इसके भाग्य चमक गए हैं। लगता है वो गाय इसके लिए भाग्यवान है। क्या बता काका, लेकिन इनके जैसी मेरी भी किस्मत चमक जाती तो मजा आ जाता। अरे तुझे तो रसिक की किस्मत दिखाई देती है, लेकिन उसकी मेहनत नहीं। अरे कितना भी गरीब था, लेकिन उसने दूध में कभी पानी मिलाकर नहीं बेचा, पूरे गांव को शुद्ध दूध ही पिलाया। अब ऐसे आदमी की तरक्की नहीं होगी तो तेरे जैसे की होगी क्या? पूरे गांव में रसिक की ही चर्चा होती थी। तो वही अब रचना के भी ठाट बाट बढ़ गए थे। वो आए दिन बाजार से कपड़ों और गहनों की खरीदारी करती। देखिए जी, ये साड़ी मैंने आज ही ली है, अच्छी है ना? साड़ियां खरीद खरीद कर घर में साड़ियों का भंडार लगा रखा है तुमने। अरे जादुई गाय मिल गई है तो क्या इस तरह से पैसे बर्बाद करोगी? अपने ऊपर खर्च करने को पैसे की बर्बादी नहीं कहते। माँ, भूख लगी है, खाना दो ना। आज मैंने खाना नहीं बनाया है, बाहर से लाना पड़ेगा। हद करती हो तुम भी। अरे पैसे वाले हो गए हैं तो क्या खाना भी बाजार से लाकर खाएंगे? सुधर जाओ रचना, और जाकर गायों को चारा खिलाओ। रचना गुस्से में आंगन में जाती है तो उसका पैर गोबर पर पड़ जाता है। तो वो मुंह बनाकर कहती है, पैसा नहीं था तभी तो गोबर उठाती थी, पैसा है तब भी गोबर उठाना पड़ रहा है। बस बहुत हो गया, मैं नहीं करने वाली ये मजदूरी। अब रचना काम से कतराने लगी थी। वो आलस के चलते गायों को चारा पानी भी ढंग से नहीं देती, जिसके चलते रसिक उसे बहुत सुनाता है।
तो रचना एक सुबह काली गाय के सोने वाले हिस्से को देखकर सोचती है, अगर मैं गाय के इस सोने के हिस्से को ही अलग कर दूं, तो ये हमेशा सोने का ही रहेगा, जिससे हमें सोने का गोबर मिलता रहेगा और इस गाय की सेवा पानी भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी रचना घास काटने का औजार लाती है और काली गाय के सोने वाले हिस्से पर जोर से वार करती है। उसी समय एक तेज आवाज के साथ गाय वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और सोने का हिस्सा पहले जैसा साधारण हो जाता है। आवाज सुनकर रसिक और बच्चे भागकर बाहर आते हैं और काली गाय का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या किया तुमने? मैं तो सोने का हिस्सा काट रही थी, लेकिन अरे मूर्ख औरत, अपने लालच के चक्कर में तुमने इस गाय को मौत के घाट उतार दिया। जादुई सोने की काली गाय की ये हालत देखकर रसिक अपना सिर पीटने लगता है। इस तरह अपने लालच के चक्कर में रचना का परिवार उस जादुई काली गाय से हमेशा के लिए हाथ धो बैठता है। बिरजू बहुत ही घमंडी और बुरा इंसान था, जो कि मालपुर गांव में रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गाय और भैंस थी। उसके पास एक काले रंग की गाय थी, जो कि दूध भी बहुत कम देती थी और वो गर्भवती भी थी। गर्भवती होने के कारण वो कमजोर भी बहुत हो गई थी। ये गाय तो मेरी किसी काम की नहीं, बस जब देखो घास खाती रहती है। चलो इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। इसको रखना अब सिर्फ अपनी जिंदगी में बोझ ढोने जैसा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये गाय गर्भवती है। ऐसे समय में आप इसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं? तुम मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। अरे कौन उठाएगा इसका खर्च? बेकार में मर गई तो अंतिम संस्कार का खर्चा अलग से लग जाएगा। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ये बोलकर अब बिरजू अपनी काली गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और बेचारी भोली गाय रास्ता ना पता होने की वजह से जंगल में यूं ही बेसहारा और भूखी भटकती रहती है। रोशन आज बहुत खुश था, क्योंकि वो पास से ही एक गाय खरीद कर लाया था और उसकी बीवी आरती भी उसकी आरती उतारते हुए कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ जी कि आप गाय लेकर आ गए। अब हम इस गाय का दूध बेचकर पैसे कमा सकते हैं। भले ही अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हो तो क्या हुआ, हमारे पास एक नया रास्ता है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ आरती कि हमारे घर में अब ये गाय आ गई है। हम इसका नाम झुमरी रखेंगे। बहुत ही प्यारा नाम है, झुमरी। एक काम करती हूँ, मैं इसके गले में घुंघरू बांध देती हूँ, ताकि जब भी ये झूम झूम कर चलेगी तो घुंघरू बजेंगे। तुम तो अभी से अपनी गाय को लाड करने लगी हो। अच्छी बात है। चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, तब तक मैं झुमरी को खूंटे से बांध देती हूँ और उसके लिए घुंघरू की माला तैयार कर लेती हूँ। जिसके बाद अब आरती झुमरी को खूंटे से बांध देती है, जो कि सफेद रंग की गोरी गाय थी। वो दिखने में काफी सुंदर और स्वस्थ भी थी। वो उसके गले में घुंघरू की माला भी पहना देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक हफ्ते तक रोशन और आरती मिलकर खूब झुमरी का दूध निकालकर गांव में बेचते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है जी। झुमरी का दूध बेचने से घर में पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हम जल्द ही एक और गाय खरीद लेंगे और फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऊपर वाला सभी गरीबों पर कभी न कभी कृपा जरूर करता है। लगता है अब हमारी परेशानियों के दिन खत्म हो गए और अब हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही रहेंगी। और धीरे धीरे हम अपने घर को भी पक्का करवा लेंगे, क्योंकि गर्मी के कारण इस घर के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम हिम्मत रखो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अब भगवान ने हमारी सफलता के रास्ते खोले हैं तो वो इतनी जल्दी थोड़े ही बंद कर देगा। रोशन और आरती की खुशियां जमीन पर टिकी नहीं रही थी। वहीं उनके पड़ोस में रहने वाले बिरजू उनकी गाय से बहुत ज्यादा जला करता था। एक दिन वो उनकी गाय को चुरा कर ले आता है और बहुत इतरा रहा है ना ये रोशन अपनी इस गोरी सी गाय पर। इससे मैं रातों रात दूसरे गांव में बेच दूंगा, उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। झुमरी को चुरा करके ले जाता है और दूसरे गांव ले जाकर उसे बेच देता है। अगली सुबह जैसे ही आरती और रोशन को ये बात पता चलती है तो उनके घर में मातम का माहौल छा जाता है। ये क्या हो गया जी? कौन हमारी झुमरी को चुरा करके ले गया? किसी को क्या मिल जाएगा हमारी झुमरी को चुरा कर? मैं पूरे गांव में ढूंढ चुका हूं उसे, लेकिन झुमरी का किसी को भी अता पता नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट करवा कर देखो ना, शायद पुलिस हमारी झुमरी को ढूंढने में कामयाब हो जाए।
तुम भी कैसी बातें करती हो आरती। जो पुलिस ढंग से चोरों को नहीं ढूंढ पाती, वो हमारी गाय को कैसे ढूंढ लेगी? और हम गरीब तो उन्हें कुछ दे भी नहीं पाएंगे। अब जो होना था हो गया। मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूं, तुम घर का ध्यान रखना। कहाँ हम झुमरी का दूध बेचकर अच्छे से अपनी जिंदगी चला रहे थे, और कहाँ अब आपको मेहनत करके लकड़ियां काटकर हमारे घर का खर्चा चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं आरती, तुम चिंता मत करो। ये सब विधि का विधान है। तुम राजीव और मुन्नी का ध्यान रखना, मैं समय से आ जाऊंगा। जिसके बाद अब रोशन जंगल में जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट महसूस होती है। लगता है जंगल में कोई जानवर है। अगर ये जंगली जानवर हुआ और उसने मुझ पर हमला कर दिया तो मुझे भी कुल्हाड़ी लेकर तैयार रहना चाहिए। रोशन भारी कुल्हाड़ी पकड़कर सतर्क हो जाता है और तभी झाड़ियों के पीछे से काली गाय निकल कर आती है, जो कि गर्भवती थी। उसे देखकर रोशन ने कहा, अरे ये क्या, ये तो गर्भवती है और इसकी पीड़ा देखकर लग रहा है कि ये जल्दी ही बछड़े को जन्म देने वाली है। इससे अपने घर लेकर चलता हूँ, हम इसकी सेवा कर लेंगे, शायद भगवान हमें कुछ पुण्य दे दे। अब रोशन उस गाय को पकड़कर अपने घर लेकर आता है और आरती भी उस गाय को देखकर कहती है, आपने बहुत अच्छा किया जी, जो आप इस गाय को ले आए। हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैसे भी झुमरी के जाने के बाद ये घर सूना हो गया था। अब आरती बहुत सारी घास ले जाकर उस काली गाय के आगे डाल देती है। तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम काली हो, इसलिए हम तुम्हें कल्लू बुलाएंगे, गुस्से में नहीं बल्कि प्यार से। ये सुनकर कल्लो भी पूंछ हिलाने लगती है और उसी रात को वो जोर जोर से दर्द से करहाने लगती है। आरती और रोशन उसके पास जाते हैं और उसको दर्द में देख कहते हैं, लगता है हमारी कल्लू की पीड़ा शुरू हो गई है, ये बछड़े को जन्म देने वाली है। पर कल्लो इतनी कमजोर है कि मुझे नहीं लगता कि ये इस दर्द को सह पाएगी। अब आरती गर्म पानी और गर्म तौलिया लेकर आती है और कल्लो की डिलीवरी करवाती है। अब काली गाय प्रसव पीड़ा के दौरान तड़प कर मर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो एक सुंदर सी सफेद रंग के बछड़े को जन्म देती है। देखो ना जी, हमारी कल्लो ने जाते जाते हमें एक अनमोल रतन दिया है। कितना सुंदर है ये बच्चा, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, मैं कल्लो के दाह संस्कार की तैयारी करता हूँ, तुम बछड़े को साफ सुथरा कर दो। रोशन अब जाकर गाय का दाह संस्कार करके आ जाता है और उसके बाद दोनों बछड़े को खूंटे से बांधकर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठकर देखते हैं तो बछड़े ने सोने का गोबर किया हुआ था, और जब आरती वो गोबर देखती है तो अपने पति के पास जाकर कहती है, जल्दी जल्दी बाहर चलकर देखो, गजब हो गया है। ऐसा भी क्या हो गया जो इतना चिल्ला रही हो? बछड़ा तो ठीक है ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? ये सब आपको बाहर चलकर ही पता चलेगा। आप बस मेरे साथ चलिए और देखिए बाहर क्या हुआ है। अब जैसे ही रोशन बाहर जाता है तो सोने का गोबर देख हैरान हो जाता है। ये सब कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमारी गाय ने सोने का बछड़ा दिया है। रोशन और आरती ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब रोशन उस गोबर को उठाकर सुनार को बेच आता है और उनके पास अब बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। ये सब बात जब बिरजू को पता चलती है तो बिरजू कहता है, उस रोशन को तो मैंने पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी ताकि वो शहर चला जाए और उसका घर भी मैं खरीद लूं। लेकिन अब उनके पास इतने पैसे आ गए हैं कि उन्होंने घर की मरम्मत भी करवा ली है। बिरजू भी हैरान होता है और एक दिन वो चुपके से देख लेता है कि रोशन की मरी हुई गाय के जादुई बछड़े ने सोने का गोबर दिया है, जिसे देख वो कहता है, ना जाने क्या खास है इस रोशन की किस्मत में, जो हर बार ऐसी चमत्कारी चीज और अच्छी चीज ऐसी को मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जल्दी से ये बछड़ा भी मेरा हो जाएगा। जिसके बाद अब बिरजू रात के अंधेरे में जैसे ही बछड़े को चुराने के लिए जाता है तो, तुम एक चमत्कारी बछड़े हो और तुम मेरे पास अच्छे लगोगे, ना कि इन जैसे गरीबों के पास। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बिरजू ये बोलता है और जैसे ही उसे ले जाने के लिए उसके गले से खूंटी हटाता है तो वो बछड़ा बोलने लगता है, तुझे क्या लगा जो तूने मेरी माँ के साथ किया वो मेरे साथ करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या ये क्या, तुम एक गाय के बछड़े होकर बोल सकते हो? मैं बोल भी सकता हूं और तुझे सजा भी दे सकता हूं। मैं उस गाय का बछड़ा हूं जिसे तुम जंगल में छोड़कर आए थे। अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी।
बछड़ा ये बोलता है और उसमें से एक जादुई रोशनी निकलती है और उसके बाद बिरजू वही तड़पने लगता है और उसे लकवा मार जाता है। अगले दिन जैसे ही आरती और रोशन उसे अपने घर के आंगन में लकवा की अवस्था में देखते हैं तो उसे उसके घर जाकर छोड़ आते हैं और बिरजू कहता है, मुझे माफ कर दो रोशन, मैं तुमसे जलता था और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए बुरा ही चाहा। मैंने ही तुम्हारी झुमरी को दूसरे गांव में भेज दिया था। भाई, मैंने तो कभी तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रखा, फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? मैंने ऐसा क्या किया? बस मैं जलन में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रोशन उसे माफ नहीं करता और आरती के साथ घर वापस आ जाता है, जिसके बाद में अब रोशन का बछड़ा ऐसे ही सोने का गोबर दिया करता। धीरे धीरे रोशन बहुत सारी गाय खरीद लेता है और वो सभी गरीबों की मदद भी किया करता है। आपको नहीं लगता कि अब हमें पता है कि हमारी झुमरी कहाँ है, तो हमें उसे वापस ले आना चाहिए? आरती, जिसने भी हमारी झुमरी को खरीदा उसे नहीं पता कि वो चोरी की गाय है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब एक हफ्ता झुमरी हमारे साथ रही और हमें उससे इतना प्रेम हो गया, तो अब तो वो जिस घर में भी है वो लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, हमें झुमरी को वापस नहीं लाना चाहिए। जिसके बाद अब रोशन ऐसे ही सभी गांव वालों की मदद किया करता। उसका जादुई बछड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और एक दिन वो गायब हो जाता है, लेकिन रोशन और आरती उसे नहीं ढूंढते क्योंकि वो जानते थे कि वो जादुई बछड़ा है और वो जहाँ भी रहेगा हमेशा सुरक्षित रहेगा। और आज भी वो काली गाय का जादुई बछड़ा यूं ही जंगल में भटक रहा है और किसी और गरीब की मदद कर रहा है। विनोद एक गरीब मजदूर था, लेकिन उसका एक सपना था कि वो अपने बेटे को शहर में एडमिशन दिलाए। वो भी शहर के अमीर बच्चों की तरह बड़े स्कूल में पढ़े। इसलिए उसने बहुत मेहनत की और अपने बेटे का एडमिशन किसी तरह एक बड़े स्कूल में करा दिया। विनोद के बेटे मोहित को शुरू में उस स्कूल के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। विनोद ने अपने बेटे को बहुत अच्छा बैग और बोतल दिलाई थी। उसकी बोतल को लेकर बच्चे उसके साथ छेड़खानी करने लगे। अरे देखो देखो, इसकी बोतल तो देखो, इतनी बड़ी बोतल भी भला कोई स्कूल में लेकर आता है? छोड़ो मेरी बोतल, ये टूट जाएगी। अरे वाह वाह वाह, टूट जाएगी, तुम नहीं खरीद लेना। पता है तुम सब बच्चों को ये साइकिल पर आता है, इसके बाबा इसे छोड़ने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ, मेरे बाबा के पास साइकिल है, वो मुझे उस पर छोड़ने आते हैं। तुमने तो अपने आसपास के किसी छोटे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया? तुम तो देखने से ही बड़े अजीब लगते हो, और तुम्हारा ये घटिया सा बैग और ये बोतल इसकी बोतल देखकर ही हंसी आती है। देखो तो कैसी है, नीचे से इतनी मोटी सी और ऊपर से इतनी पतली। मोहित अपनी बोतल उन बच्चों से छीनकर वहां से भाग जाता है। सभी बच्चे जाकर क्लास में बैठते हैं और लंच टाइम में जब मोहित हाथ धोने के लिए जाता है तो बच्चे उसकी बोतल को पैरों से पिचका पिचका कर तोड़ देते हैं। अपनी बोतल को उस हालत में देखकर मोहित को रोना आ जाता है। ये क्या हो गया? अब बाबा मुझे बहुत डांट लगाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि चीजों को बहुत संभाल कर रखना, और इन बच्चों ने मेरी बोतल को तोड़ दिया। मैं बाबा से ये बात कैसे बोल सकता हूँ? रोहित को इस तरह रोता हुआ देखकर सभी बच्चे उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर जब क्लास में आती है तो रोहित अपनी बोतल लेकर मैम से बोलता है, जिसने भी मोहित की बोतल को तोड़ा है वो सब खड़े हो जाओ। टीचर के डर के मारे वो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तब टीचर उन सब बच्चों से बोलती है, ये सब करने के लिए आते हो तुम लोग यहाँ? तुम लोगों ने उसकी बोतल तोड़ दी, अब तुम सब लोग फाइन जमा कराओगे और उसको एक नई बोतल के लिए पैसे दोगे। मोहित अपनी बोतल को बैग में छुपा लेता है और घर जाने पर वो किसी को नहीं बताता कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ है। मोहित बेटा, और बता, कैसा लगा तुझे ये स्कूल? बाबा स्कूल तो बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, सब कुछ समझ में आता है। बस बेटा तू दिल लगाकर पढ़ाई करना और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना, और किसी चीज की चिंता मत करना। जो भी चीज टीचर बोले वही मुझे आकर बता देना। पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, जो भी तुझे चाहिए मुझे बता देना। मोहित हाँ में गर्दन हिलाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, मोहित बेटा, तुमने आज बैग में से अपना टिफिन और बोतल नहीं निकाला। ये सुनकर मोहित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ मोहित बेटा, कोई बात है? टिफिन स्कूल में रह गया है क्या? वो पिताजी, आज स्कूल में ऐसा हुआ कि बच्चे मेरे साथ शरारत कर रहे थे, और फिर शरारत में उनसे मेरी पानी की बोतल टूट गई। ऐसे कैसे उन बच्चों ने तेरी पानी की बोतल तोड़ दी? तूने उन्हें रोका नहीं? रोका था बाबा, लेकिन तब तक बोतल टूट चुकी थी। टीचर ने बच्चों को बहुत डांटा और ये भी कहा कि सब बच्चे पैसे जमा कराकर मुझे बोतल दिलाएंगे। ये तो तेरी टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा है।
नुकसान उन्होंने करा है तो उसकी भरपाई भी वही करेंगे। भला ये क्या शरारत हुई कि किसी की चीज तोड़ दी? कोई बात नहीं मोहित, अगर टीचर उन बच्चों से तुम्हें बोतल दिलवा दे तो ठीक है, वरना मैं तेरे लिए नई बोतल ले आऊंगा। लेकिन बेटा इस बार चीज को संभाल कर रखना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बेटा तू जानता है तेरा बाबा कितना कमाता है। मोहित को अपने बाबा के लिए बुरा लगता है। अगले दिन टीचर स्कूल में सभी बच्चों से पैसे कलेक्ट करती है और लंच टाइम में मोहित के लिए एक नई बोतल मंगवा देती है। बोतल देने के लिए जो आदमी आता है वो मोहित को बोतल देकर कहता है, तुम ही मोहित हो? ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोतल लेकर आया हूं, और ये कोई ऐसी वैसी बोतल नहीं है। तुम इस बोतल से जो चाहे ले सकते हो, जो चाहे। नन्हा मोहित कुछ समझ नहीं पाता। वो तो बस नई बोतल को लेकर बड़ा खुश था और सब बच्चे भी अब उससे शरारत करने की नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार भी अगर उन्होंने उसकी किसी चीज को नुकसान पहुंचाया तो उन्हें फिर से पेनल्टी देनी होगी। मोहित बोतल लेकर घर जाता है और अपने पिताजी को देते हुए कहता है, ये लो बाबा, मेरी मैम ने सब बच्चों से पैसे इकट्ठे करके मुझे ये बोतल दी है। अरे वाह, ये तो पहले वाली बोतल से भी बहुत सुंदर है, और इसे देखकर तो लगता है कि शायद उसमें पानी भी बहुत ठंडा रहता होगा। हाँ बाबा, मेरी क्लास के सभी बच्चों के पास ऐसी ही बोतल है जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है, लेकिन मैं घड़े का पानी लेकर जाता हूँ, इसलिए वो इतना ठंडा नहीं होता। उन सबकी बोतल में तो बर्फ जैसा पानी होता है। हाँ हाँ बेटा, उनके पास फ्रिज होगा, पर कोई बात नहीं, हमारे भी फ्रिज होगा, और देख लेना इतना अच्छा फ्रिज होगा कि उसका पानी बहुत ठंडा होगा। ये कहकर वो मोहित के बालों में हाथ फेरने लगते हैं कि तभी बोतल में हलचल सी होती है और दीवार के साथ एक नया फ्रिज खड़ा होता है। बाबा देखो, वहां पर फ्रिज है। विनोद तो खुद उस फ्रिज की तरफ देख रहा था कि वो फ्रिज अचानक से वहां कैसे आ गया। विनोद कभी फ्रिज को देख रहा था तो कभी हाथ में ली हुई बोतल को। कुछ तो बात है, कुछ तो है इस बोतल के अंदर, वरना ये फ्रिज अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी मोहित की माँ अंदर आती है और नए फ्रिज को देखकर चौंक जाती है। हाय रे दैया, ये नया फ्रिज कौन लेकर आया? माँ तुम्हें पता है, ये फ्रिज अपने आप यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये फ्रिज यहाँ पर अपने आप आ गया? कोई जादू है क्या? जादू? जादू? तूने बिल्कुल सही कहा, ये सब जादू से ही हुआ है, और मुझे लगता है कि ये पानी की बोतल एक जादुई बोतल है। पानी की बोतल? ये तो मामूली सी बोतल है, क्या है ये सब? रुको रुको, मैं इस बोतल को हाथ में लेकर फिर से कुछ बोलता हूँ। विनोद पानी की बोतल को हाथ में लेकर कहता है कि उसके पास एक सुंदर बड़ी साइकिल आ जाए, और देखते ही देखते वहां पर एक बड़ी सुंदर साइकिल आ जाती है। ये तो सचमुच में जादुई बोतल है। मोहित बेटा, सच सच बता, ये जादुई बोतल तुझे कहाँ से मिली? मैं सच कह रहा हूँ बाबा, टीचर ने स्कूल में बच्चों से पैसा इकट्ठा किए, फिर एक आदमी ये बोतल लेकर मेरे पास आया और उसने कहा, अरे हाँ हाँ बाबा, मुझे याद आया, उसने कहा था कि तुम मुझसे बहुत सारी चीजें ले सकते हो जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। इसका मतलब तो ये हुआ बाबा कि वो आदमी मुझे ये बताना चाहता था कि ये जादुई बोतल है। दया रे दया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक मामूली से दिखने वाली पानी की बोतल एक जादुई बोतल है। विनोद, उसकी पत्नी और मोहित तीनों अचंभित भी थे और खुश भी थे। अगले दिन सुबह विनोद अपनी नई साइकिल पर मोहित को स्कूल छोड़ने जाता है। बाबा, आप ये बोतल वापस ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और वो चीज यहाँ पर आ जाए। बेटा, अभी तो इसे अपने पास ही रख, आज दुकान खुलेगी तो मैं तेरे लिए नई बोतल लेकर आऊंगा। फिलहाल तो तू इसी बोतल से काम चला, और हाँ, कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलना कि इस जादुई बोतल से वो यहाँ पर आ जाए, और हाँ, किसी बच्चे को भी मत बताना कि ये जादुई बोतल है। मोहित हाँ में गर्दन हिलाता है और अपनी क्लास में चला जाता है। लंच टाइम के बाद सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होकर बहुत शोर मचा रहे थे। मोहित भी उस शोर की आवाज पर वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ यहाँ पर? सब लोग इतनी भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? दिखाई नहीं दे रहा? वहां खिड़की में देखो, बिल्ली का बच्चा फंस गया है और उधर कोई जा नहीं सकता। देख लेना, वो नीचे गिरते ही मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, वो बेचारा मर जाएगा, हमें उसकी जान बचानी चाहिए। हम सब यहाँ पर खड़े होकर उसको बचाने के लिए ही बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम देख रहे हो उस खिड़की तक कोई पहुंच नहीं सकता। पता नहीं ये बिल्ली का बच्चा वहां कैसे पहुंच गया। मोहित उस बच्चे को देखकर परेशान हो जाता है। तभी वो अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और एक कोने में जाकर उस बोतल से कहता है कि बिल्ली के बच्चे को बचा लो। तभी वहां पर एक बड़ा सा गुब्बारा आ जाता है जिसके नीचे टोकरी लगी हुई थी। वो सीधा बिल्ली के बच्चे के पास पहुंचता है और बिल्ली का बच्चा अपने आप उस टोकरी के अंदर बैठ जाता है। धीरे धीरे वो गुब्बारा नीचे आ जाता है। बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर खड़े हुए मोहित के पास वो आदमी आता है जिसने मोहित को वो पानी की बोतल दी थी। मैं जानता था तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें यह बोतल मिली है।
और तुमने साबित कर दिया इस बिल्ली के बच्चे की जान बचाकर कि तुम ही इसके असली हकदार हो। बोतल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना, अपनी जरूरतों के लिए करना, लेकिन किसी का बुरा कभी मत सोचना। मोहित घर जाता है और घर जाकर अपने बाबा को सारी बात बता देता है। विनोद ये जानकर हैरान था कि आखिर वो आदमी कौन है जिसने मोहित को ये जादुई बोतल दी है। वो जो कोई भी होगा, बड़ा ही भला मानस होगा, लेकिन देखो जी, उसने साफ साफ कहा है कि इस बोतल का गलत इस्तेमाल नहीं करना, तो हम कभी भी इस बोतल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम केवल अपनी जरूरत की चीजें ही मांगा करेंगे। विनोद मोहित को एक नई बोतल लाकर दे देता है और उस जादुई पानी की बोतल से वो केवल और केवल अपनी जरूरत की चीजें लेता था। उसमें भी अधिकतर वो चीजें होती थी जो वो मोहित के लिए खरीद नहीं सकता था। धीरे धीरे विनोद ने जादुई पानी की बोतल से अपना एक छोटा सा काम डाल लिया और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। किशन एक गरीब लड़का था और एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। वो बचपन से ही मेहनत मजदूरी करता था और साथ ही साथ पढ़ता भी था। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर वहां पर लगे हुए एक जामुन के पेड़ पर पड़ती है। वो जामुन का पेड़ पूरी तरह जामुन से लदा हुआ था। अरे वाह, जामुन का पेड़, और इस पर तो इतने सारे जामुन आए हुए हैं। क्यों ना मैं ये जामुन तोड़कर बाजार में बेचूं। वैसे भी कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है, इसीलिए सारे पैसे भी खत्म होने को आए हैं और आज माँ की दवाई भी लेकर जानी थी। हाँ, मैं यही करता हूँ, मैं जल्दी से जामुन तोड़ लेता हूँ। वो अपने सर पर बांधे हुए गमछे को उतार लेता है, उसे जमीन पर फैला देता है। फिर जामुन के पेड़ पर चढ़कर वो टहनियों को हिलाने लगता है। जामुन टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। फिर वो सारे जामुन चुगकर अपने गमछे में जमा कर लेता है और जाते जाते जामुन के पेड़ से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जामुन के पेड़। अगर मेरे चढ़ने या टहनियों को हिलाने से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। क्या पता आज इन जामुन को बेचने से मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं अपनी माँ की दवाई और घर का राशन ले जा पाऊं। किशन वहां से चल देता है और एक छोटे से बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। मीठे मीठे रसीले मोटे जामुनों को देखकर लोगों का ध्यान बरबस ही उन जामुन की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसके सारे रसीले जामुन बिक जाते हैं और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई है। चलो मैं माँ के लिए दवाई ले देता हूँ। अब भैया, ये वाली दवाई दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी रुको। वो दुकानदार दवाई निकाल कर दे देता है और वो राशन लेकर अपने घर आ जाता है। कहाँ रह गया था? कितनी देर लगा दी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बस माँ, क्या करूं, आज काम ही नहीं था। फिर मैं जंगल से गुजर रहा था तो एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वो जामुन तोड़े और उन्हें बेचने के बाद मैं ये दवाई और राशन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। मुझे सुबह से तेरी चिंता हो रही थी। चल, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अगले दिन किशन सुबह सुबह ही जंगल में पहुंच जाता है। वो जामुन के पेड़ को देखता है। वो आज भी पूरी तरह जामुन से लदा हुआ था। उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि कल उसने काफी मात्रा में जामुन तोड़ लिए थे। वो आज फिर जामुन तोड़ता है। उन्हें जमा करने के बाद जब वो उन्हें उठाता है और पेड़ को धन्यवाद देता है और माफी मांगता है, तभी पेड़ से आवाज आती है, किशन, मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ और तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम मुझसे जामुन तोड़ने के बाद मुझे धन्यवाद देते हो और फिर मेरी तकलीफ को समझते हुए मुझसे माफी भी मांगते हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताना चाहता हूँ। पहले तो एक पेड़ को बोलता हुआ देखकर किशन थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो उस पेड़ की बात को ध्यान से सुनता है। तुम ये सारे जामुन अपने घर लेकर जाओ और इनमें से अर्क निकाल लो और मेरी गुठलियों को पीसकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। जो भी कोई तुम्हें बीमार व्यक्ति दिखाई दे, पहले उसे ये गोली खाने के लिए और अर्क पीने के लिए दे दो। मेरे जादुई जामुन की गुठलियों और अर्क से वो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरह तुम्हारा काम निकल पड़ेगा और सब ठीक होने लग जाएगा। क्या सचमुच में लोग इस बात पर यकीन करेंगे? हाँ हाँ, जरूर करेंगे, लेकिन किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये जादुई जामुन का कमाल है। जब वो लोग तुम्हारी दवाई से ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को खुद ही भरोसा हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे जामुन के पेड़ हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन जामुन को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। किशन सारे जामुन घर लेकर आ जाता है। फिर वो अपनी माँ की सहायता से उन जामुन का अर्क अलग करता है और गुठलियों को सुखाकर उनके पाउडर से गोलियां बना लेता है।
सबसे पहले वो अपनी माँ को ही वो दोनों चीजें देता है। अरे वाह किशन, ये तो सचमुच में जादुई दवाई है। अब मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये देखो, मैं कितने अच्छे से चल पा रही हूँ। बेटा तुम यही काम करना, देखना धीरे धीरे सबके दुख दर्द दूर होंगे, तो फिर हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। किशन उस जादुई जामुन की गुठली की बनी हुई दवाई और अर्क को बड़े ही कम दामों में लोगों को देता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसकी दवाई खाने से ठीक होने लगे। अब तो किशन को बहुत सारी दुआएं मिलती और पैसे भी। अब उसके घर में धीरे धीरे किसी चीज की कमी नहीं रही थी। हफ्ते में एक बार वो जामुन के पेड़ के पास जाता और उससे उसके जामुन मांगता। जादुई जामुन का पेड़ अपनी टहनियों को हिलाता और ढेर सारी जामुन वहां जमीन पर गिर जाती। किशन उन्हें उठाता और पेड़ को धन्यवाद देकर चला जाता। वहीं दूसरे गांव में एक सेठ के यहाँ एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी चाय बनाते हुए बुरी तरह जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ा परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी किशन के गांव का एक आदमी उनके पास किसी काम से जाता है और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है। अरे सेठ जी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव का किशन ऐसी जादुई दवाई देता है कि बस एक दो बारी के इस्तेमाल से ही आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वहीं दिखा कर आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयां लग गईं और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर धन से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम अभी मोहिनी को लेकर किशन के पास जाते हैं। मोहिनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढक कर रखती थी। उसे अब लोगों से मिलने जुलने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब मोहिनी को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं तो थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस आदमी ने कहा है कि उस गांव के किशन के हाथ में बहुत ही शफा है। उसके हाथ की दवाइयां इंसानों को जल्दी ठीक कर देती हैं। मैं मानती हूँ हम बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन अपनी माँ के कहने से बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। अगले दिन मोहिनी को लेकर किशन के गांव आ जाते हैं। एक आदमी से किशन का पता पूछते हैं। वो आदमी उन्हें घर तक छोड़कर जाता है। आइए आइए, बैठिए, बताइए क्या हुआ है। ये हमारी बेटी मोहिनी है। इसका चेहरा चाय बनाते वक्त बुरी तरह जल गया। चाय पूरी तरह इसके चेहरे और हाथ पर गिर गई, जिससे इसका चेहरा झुलस गया है। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी हमें किसी ने बताया कि तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टे को लपेटे बैठी रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं उतारूंगी। बस बाबा ने बता दिया ना मैं कितना जली हुई हूँ। जो भी मेरा जला चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को ही नहीं दिखाओगी तो फिर डॉक्टर इलाज क्या करेगा? किशन उसे बहुत समझाता है। आखिर में मोहिनी अपना दुपट्टा उतार देती है। किशन देखता है कि उसका एक तरफ से चेहरा और हाथ बुरी तरह जला हुआ है। वो अपनी अलमारी के पास आता है और 2 बोतल उठाता है। हे जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं ये दवाई उस लड़की को दे रहा हूँ। उसे जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। किशन बाहर आता है और सेठ और सेठानी को वो दवाई दे देता है और 1 हफ्ते बाद आने के लिए बोलता है। मोहिनी जी, ये एक बोतल और लीजिए। इसे अपनी जली हुई जगह पर लगा देना। देखना आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेटकर मत रखना। मोहिनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से किशन से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर वो अपनी माँ को कहती है, भला ऐसी भी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो और लगाओ ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयां लगाई और खाई ही तो जाती हैं। तुम एक बारी खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो तुम फिर से कितनी सुंदर दिखाई दोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयां खिलाती रहती हो। सेठानी बड़ी पाबंदी के साथ मोहिनी को सुबह शाम और दोपहर को वो दवाई देती और मोहिनी के चेहरे पर भी दवाई को लगाती। 3-4 दिन में ही मोहिनी को अपनी झुलसी हुई त्वचा ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और वो अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगाती थी। 1 हफ्ता होते होते उसके चेहरे के दाग बहुत हल्के हो गए थे।
माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई लेकर आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। उधर किशन हर हफ्ते जामुन के पेड़ के पास जाता, जामुन इकट्ठी करता और इसी तरह ही दवाइयां बनाता। अब तो दूर दूर तक किशन की ख्याति फैलने लगी थी। मोहिनी भी एक बार और आकर उससे दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी, और जब मोहिनी का चेहरा पूरी तरह ठीक हो गया तो वो पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि किशन भी मोहिनी को देखता रह गया। एक दिन सेठ सेठानी और मोहिनी किशन से मिलने आते हैं। अरे मोहिनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और भगवान की कसम आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो यहाँ तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी किशन की माँ भी वहां जाती है। सेठ उसकी माँ से कहता है कि अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढें तो हमें किशन से अच्छा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी मोहिनी को अपने घर की बहू बना लो। और ये सुनकर किशन मन ही मन खुश हो जाता है और कुछ दिन बाद किशन की शादी मोहिनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब किशन का जीवन बड़ा ही खुशहाल था।